हाँ, तो उसी एम्पियर्स लॉ पे एक क्वेश्चन कर लो। देखो यहाँ पे मैंने कोई एक ये सिलेंडर लिया और ये बच्चों ये इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है। इसका रेडियस, यहाँ रेडियस हम दे रहे हैं, ये रेडियस है r है, रेडियस r है इसमें, और जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट I फ्लो कर रही है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा कुछ पॉइंट्स पे, तो आपको पूछा जा रहा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, तो सवाल लिखिए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। पिछले क्लास में इसका आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आज हमें केवल न्यूमेरिकल एक देखना है, फिर इसके बाद चैप्टर ही बदलना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, पहला नंबर है r लेस देन r माने इनसाइड, दूसरा नंबर है r बराबर 0 माने सेंटर, तीसरा नंबर है r इक्वल टू r मतलब सरफेस, और लास्ट में आउटसाइड। बस सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखो ये कोई सिलेंडर है और सिलेंडर में करंट I फ्लो कर रही है, सिलेंडर का रेडियस r है और हम लोगों से मैग्नेटिक फील्ड पूछा है उस करंट के कारण। कई जगह पूछा है, जहाँ जहाँ पूछ सकते हैं वो पॉइंट लिखे गए हैं। अब इसके अलावा कोई पॉइंट और तो बनेगा नहीं, अंदर बंदर सब हो गया। अब इसी को निकाला जाए, अब इसे कंप्लीट करना है मेरे को। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सवाल को मैं लगाने चल रहा हूँ, आप इसको ध्यान से चीज़ों को सीखें। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीका है। अब जो आप करने जा रहे हैं, पहले तो ये इनफाइनाइट लिखा हुआ सिलेंडर इनफाइनाइट लॉन्ग है, और अगर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इसमें सबसे अच्छा है कि आप लगा दीजिए एम्पियर्स लॉ, क्योंकि अगर सिमेट्री कहीं मिले तो एम्पियर लॉ बेस्ट है, आप उसे लगाएं। और हमें एम्पियर लॉ का कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, बायट-सावर्त लॉ का फार्मूला हम डेवलप कर चुके हैं। तो बच्चों इसमें एम्पियर लॉ हम लगाएंगे, और मैं एम्पियर लॉ लगाने जा रहा हूं, और आप लोग हमें ज़रा बताएं, फार्मूला बताते चलें। सबसे पहले जब हम इसे यूज़ करेंगे तो फार्मूला आएगा B इंटू DL बराबर म्यू नॉट I इन। अब I इन आएगा, अंदर कितनी करंट है, ये तो टोटल करंट आई है। अब टोटल वायर में करंट आई है। अब अंदर हम करंट कहीं पे निकालेंगे तो बच्चों करंट तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? करंट की करंट डेंसिटी होती है। तो करंट तो बड़ी चीज़ है और करंट डेंसिटी छोटी चीज़ है। तो छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनती है, इसलिए पहले छोटी चीज़ करंट डेंसिटी हमें निकालना चाहिए। तो पहला नंबर हुआ करंट डेंसिटी क्या है उसे निकाला जाए। अब करंट डेंसिटी अगर आप निकालोगे तो ये बराबर क्या लिखोगे, I अपान पाई R स्क्वायर। पहली बात तो ये हुआ, करंट डेंसिटी आ गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर हम लेते हैं अपने कैलकुलेशन के डायरेक्शन में जाने के लिए, R लेस देन R। बच्चों यहाँ पे लिखा है R लेस देन R। अब आप यहाँ पे फील करो कि R लेस देन R किस जगह है। अब किस जगह है वो से हम दिखा रहे हैं आपको। ये R लेस देन R माने हमने अंदर का एक पॉइंट लिया,
अब ये अंदर का एक पॉइंट ले लिया, मतलब मेरा सिलेंडर जो मेरे को लेना है वो ये वाला है, ये सिलेंडर लेना है। बच्चों समझ आ रहा है? ये वाला सिलेंडर हमें लेना है और इसके अंदर जो ये वाला रेडियस है, ये रेडियस है स्मॉल आर। आज हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, इस जगह मेरे को एम्पियर्स लॉ लगानी है। अब एम्पियर्स लॉ उसी पॉइंट पे लगाएंगे जहाँ आपको दिखाया जा रहा है। फार्मूला यूज़ कर लो, एक बार फार्मूला आपको बोलना चाहिए। क्या लिखा था? b के बाद फिर ये क्लोज इंटीग्रल था dl और इसके आगे लिखा था म्यू नॉट आई इन, अंदर कितनी करंट है। अब dl जब लिखोगे, लेंथ लिखोगे तो लेंथ माने एम्पेरियल लूप बनाना है, तो ये लेंथ यहाँ पे ये बनेगा जो मैं अभी ये मार्क किया, और ये वाला ये एम्पेरियल लूप है। जहाँ पे आप निकालना चाहते हैं उसे आप क्लोज करो, हमने क्लोज कर दिया। अब ये एम्पेरियल लूप जो मैंने अभी बनाया उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ होगी 2 पाई आर। बच्चों कितनी होगी? 2 पाई आर होगी, बराबर म्यू नॉट आई इन। इसके अंदर कितनी करंट है? अगर करंट डेंसिटी मेरे को मालूम है, जे पता है, तो करंट कैसे निकालोगे? करंट डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करो, तो करंट डेंसिटी जे में एरिया पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये करंट आ गया। अब इसके बाद बी का मान यहाँ पे निकल रहा है, बी बराबर हो रहा है म्यू नॉट अपान 2 पाई आर से। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो बच्चों पाई से तो पाई कट ही जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 2 हो गया। यहाँ पे पाई से पाई कट गया, एक आर भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? जे इंटू आर आएगा। अब देखो आपको ये दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पढ़ा था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था, तो जो नॉन कंडक्टिंग आप पढ़ रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी पूरा ये सॉलिड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है तो बी किस पे डिपेंड कर गया? प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार बढ़ता जाएगा। अब अगर ये वेक्टर में मैं लिखना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसे बी को वेक्टर में लिख दो। तो बच्चों बी को वेक्टर में लिखूँगा तो म्यू नॉट बाई 2 हो गया। अब दो वेक्टर से वेक्टर आएगा, जे करंट डेंसिटी, करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी तो स्केलर नहीं है, करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर है। आर भी वेक्टर है, और दो वेक्टर से वेक्टर तभी आएगा जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट लिखनी है, या तो हम जे क्रॉस आर लिखें या तो आर क्रॉस जे लिखें। आप जो बोल दें वही लिख दें, आर क्रॉस जे लिखें कि जे क्रॉस आर। अब बता रहे हैं जे क्रॉस आर, कितने लोग बता रहे हैं जे क्रॉस आर? हाँ, कहाँ चले गए? अच्छा हैं, बता रहे हैं, हाँ बता रहे हैं, लेकिन हाथ जो उठा रहे हैं थोड़ा सा, तो इससे लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस है। अरे उठाओ ऐसे हाथ, क्या हम बता रहे हैं। तो बच्चों जे क्रॉस आर बताने वाले कुछ लोग थे, लेकिन वो लोग शांत हो गए। अच्छा बताइए आर क्रॉस जे कितने लोग बता रहे हैं? हाँ ऐसे बताना चाहिए, हाँ ऐसे ठीक है। अब कई लोग बता रहे हैं कि जे क्रॉस आर, आर क्रॉस जे। देखो इतना बड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आर क्रॉस जे लिखेंगे कि जे क्रॉस आर लिखेंगे। अब एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा, पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का सही आंसर क्या है? बी वेक्टर। अब आप आर क्रॉस जे और जे क्रॉस आर में कन्फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाने दो। आप पहले बताइए बैट-शेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में पढ़ के सुनाओ। बी बराबर क्या लिखा था? बी वेक्टर म्यू नॉट बाई 4 पाई। आगे बताओ, हैं आगे बताओ, धीरे धीरे बताओ आगे। आई डी एल, मतलब आई डी एल माने करंट पहले आया है और इसके बाद क्रॉस लगा था। क्या लिखा था?
आर। तो अगर क्रॉस आर वहाँ पे है, आर बाद में है, तो यहाँ आर पहले आ जाएगा, हैं? मैग्नेटिक फील्ड तो वही है। तो जब पहले आपने पढ़ लिया है बायट-सवर्त लॉ और उसमें आइडियल क्रॉस आर लिखा हुआ है, ये दिमाग में क्यों नहीं आया? आखिर आपके दिमाग में आया क्यों नहीं ये बात कि हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है वेक्टर के फॉर्म में, और वो पहली लाइन यही लिखी गई थी कि बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, और आइडियल क्रॉस आर ही लिखा था। तो जब क्रॉस आर आ चुका है, आर बाद में आ चुका है, तो आज आर पहले कैसे आ सकता है? इसका मतलब इसका आंसर सही कौन होगा? जे क्रॉस आर। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। आप बोलते कि नहीं पहले, जो डर डर के बोल रहे थे। अभी हल्ला मचाना होगा तो इतना हल्ला मचाओगे कि लोग बालसन से भाग के चले आएंगे, क्या हो गया क्या हो गया। और इसको जब बोल रहे हैं तो इतना शांति से, एकदम दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए था कि मैंने पढ़ा तो है, इसको वेक्टर में पढ़ा तो है, और उसमें आर बाद में आता है, तो आर बाद में आना चाहिए। खैर, अब आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पे आर क्रॉस जे नहीं, जे क्रॉस आर होगा। एग्ज़ाम में ऐसे गलतियाँ होती हैं, बाकी आपसे ये आसमान के तारे थोड़ी पूछता है। आप जो पढ़े रहते हैं उसी को पूछ लेता है, और ऐसे चीज़ों को पूछता है जहाँ पे नॉर्मल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी को ठीक कर लीजिए, बात ख़त्म हो गया। चलिए, अब हम यहाँ पे आपको जो भी समझ आया है उसको एक बार लिख दूँ। तो बच्चों, वेक्टर के फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा था, और ये हो जाएगा जे क्रॉस आर होगा। तो करंट डेंसिटी जे में वेक्टर लगा दो, जे क्रॉस आर, ये हो गया। बस ये वेक्टर बी का मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर प्रेजेंटेशन एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करते हैं, और उसमें जितने वेक्टर रिलेशन हो सकते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, उसे ध्यान रखना होगा। तो बच्चों, ये बात तो ख़त्म हो गई। आइए अब आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप हमें बोलेंगे और मेरे को लिखना है, मैं लिखूँगा। मैग्नेटिक फील्ड और कहाँ कहाँ पूछा है? एक तो ये पूछा है आर लेस देन आर। तो आर लेस देन आर माने अंदर की तरफ। एक बार फार्मूला बिना कापी में देखे बोलो आप, μ0/2 जे आर। जे का मान चाहे तो लिखना हो तो लिख लो, आपके पास जे का वैल्यू तो मालूम है। हाँ, करंट अपान एरिया I/πr² इंटू आर कर दो। और अगर अच्छा लिखना चाहते हैं तो लिख लो μ0/2π I/r² इंटू आर कर दो। अगर और अच्छा लिखना चाहते हैं तो और अच्छा लिख लें, μ0/4π 2I/r² इंटू स्मॉल आर। हम μ0/4π की वैल्यू जानते हैं। आप यहाँ तक इसे लिख सकते हैं, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। अब ये आपने मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एक तो निकाला आर लेस देन आर के लिए। अब दूसरा वाला बात बताना है। अगर R इक्वल टू कैपिटल R कर दिया जाए, R इक्वल टू कैपिटल R कर दिया जाए, तो आप कहाँ पे आ गए हैं? मैग्नेटिक फील्ड उसके सरफेस पे आ गए हैं लेकर। अब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे कितना होगा? तो यहाँ पे इन तो नहीं लिखेंगे आप, अब भी सरफेस लिखना चाहिए। और आप लास्ट वाले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दीजिए। क्या मिला? μ0/4π और 2I/r। आपको याद है बायट-सवर्त लॉ से मैग्नेटिक फील्ड हमने लॉन्ग वायर का ऐसे निकाला था, μ0/4π 2I/r। वही तो यहाँ भी आ रहा है। अरे ला, कोई भी लगाओ, फील्ड तो फील्ड ही है। तो आप ऐसे इसीलिए मैंने लिखा था कि ये थोड़ा फेमिलियर टर्म हमें दिखता रहे, जैसे हम पढ़े थे उसी तरह से आ भी रहा है। बच्चों, तीसरा नंबर आता है, अगर r बराबर 0 कर दिया जाए, तो अगर r बराबर 0 कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिलेगा? सेंटर पे मिलेगा। और r का मान 0 कर दोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा,
तो सेंटर वाला जो पार्टिकल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर इसमें कहा जाए कि ऐसा कौन सा पार्टिकल है, बच्चों बैठाओ, देखो खड़े हैं उस बच्चे, इधर उधर बैठ जाओ जी, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, जगह ना हो तो हाँ एक आध दो बेंच खाली कर दो। ठीक है, अगर सेंटर वाला पार्टिकल पे बात किया जाए तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक, वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब ये तो 3 पॉइंट हो गए, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब इधर आ जाते हैं। चौथा है आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड। अब आपको निकालना है आर ग्रेटर देन आर। आर ग्रेटर देन आर माने आउटसाइड। आउटसाइड निकालो, एम्पियर ला लगाओ। एम्पियर ला लगाने के लिए एम्पेरियन लूप बनाना पड़ेगा। अब एम्पेरियन लूप बनाने के लिए मान लो कोई छोटा बच्चा आपसे पूछा तो आप उसको बताएंगे, समझाएंगे कि भाई तो पहले एम्पेरियन लूप बना ले। एम्पेरियन लूप माने सेंटर से जहाँ पे आपको निकालना है वहाँ पे चले जाएं और जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसको चारों तरफ से घेर दीजिए। हाँ, अगर किसी से कुछ पाना है तो उसको क्या करते हैं, उसको घेर देते हैं कि नहीं, चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अब वो जिधर देखे उधर आप ही आप दिखो तो वो सब कुछ आप ही को दे देगा। तो अगर हमें फील्ड निकालना है तो हमें जहाँ जिससे फील्ड निकालना है, जहाँ पे निकालना है वहाँ पे हमें इसे क्लोज़ करना पड़ेगा। अब ये क्लोज़ करेंगे जिसे आप लोगों ने नाम दिया है एम्पेरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो बच्चों एम्पेरियन लूप हम बना दें। चलो ये बन रहा है, ये एम्पेरियन लूप बन गया, ये एम्पेरियन लूप है, राइट। अब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला एक बार फार्मूला ज़रूर बोला करो, बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई इन। हाँ ये फार्मूला है। अब बी इंटू डी एल का मान आप लिखोगे 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट। अब अंदर तो टोटल करंट आ जाएगा, तो बी बराबर आया म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। और आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 आई अपान स्मॉल आर। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मैंने एक बार वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, इसलिए इसे भी वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया जाए। अब अगर b का मान देखोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। और अगर r का मान इनफाइनाइट हो जाए तो बच्चों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे b का मान 0 हो जाएगा। एक बार किसी पेपर में दिया था कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कहाँ 0 होगा? तो 2 पॉइंट पे 0 होगा, एक सेंटर पे 0 होगा और एक इनफाइनाइट पर। मतलब एक 0 वहाँ होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ और एक 0 वहाँ होगा जब इनफाइनाइट पे पहुँच जाएगा। तो 2 जगह फील्ड का मान 0 है। अच्छा, अब आपको वेक्टर में बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जहाँ पे भी पूछेगा, जिस जगह पूछेगा वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। और डायरेक्शन लगाने के लिए अब इसका डायरेक्शन देखो, पहले वाले और इस वाले में अंतर है। इसका आपको डायरेक्शन जब कैलकुलेट करना पड़ेगा तो बच्चों कैसे कैलकुलेशन करोगे, ध्यान दो। अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पूछा है, इस जगह पूछा है, तो मैग्नेटिक लाइनें क्लोज लूप बना रही हैं। तो क्लोज लूप बना रही हैं तो इसके अंदर जा रही है। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, देखिए अंतर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ते थे उसको वेक्टर बनाने के लिए आप लोग डायरेक्ट यूनिट वेक्टर एन कैप लगा देते थे। और एन कैप में हम यही पाते थे कि वेक्टर आर अपान उसका मैग्नीट्यूड। तो पता चला कि बी को वेक्टर में लिखूं, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई वेक्टर आर अपान आर स्क्वायर। तो क्या ये सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये सही था,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में गलत है। अब देखो, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ बच्चों, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपका और टीचर रियल में कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पूरी तरह से नकल करूं तो हम ऐसा लिखेंगे, B बराबर वेक्टर B इंटू यूनिट वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है। अब इस यूनिट वेक्टर का मतलब हम क्या समझें, इस एन कैप का मतलब हम क्या समझें? हम इसका मतलब ये समझें, इसका मतलब हम ये समझें। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यही समझते थे। अगर इसका मतलब ये समझें तो फिर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो B का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिख देंगे तो सिर्फ माइनस नंबर ही मिलेगा, इसलिए इसमें ये नहीं लिखना है। अगर आपको ये नहीं बताया जाता तो आप ये लिख के ज़रूर आते, क्योंकि आपके पास ज्ञान जब होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर लेते, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात लिख देते। हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है, लेकिन डायरेक्शन में नहीं कंपेयर हो रहा है, मैग्नीट्यूड में हो रहा है। कहीं मैं डायरेक्शन का कंपेयर नहीं करता। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक नेचर और मैग्नेटिक नेचर एक जैसा है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं है। इसलिए जब डायरेक्शन लिखने का नंबर आएगा तो बहुत सोच समझ के लिखना होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम लिख देना, मैग्नीट्यूड तो उतना ही लिख देना जितना उसका था, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे अलग है। इसमें राइट हैंड थंब लगता, उसमें तो ये सब नहीं लग रहा था। उसमें तो बोला था पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन निकलेगी और नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आएगी। निकलेगी तो भी आर के डायरेक्शन से और आएगी तो भी आर के डायरेक्शन से, इसलिए वहाँ पे वेक्टर आर अपान आर लिखना सही था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है। अब यहाँ पे तब लिखा क्या जाए? अब बच्चों इसको लिखा क्या जाए? देखो, अब अगर इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना, और यहाँ पे फील्ड निकालनी है आपको, यहाँ पे निकालनी है, तो जब यहाँ पे निकालनी है और वेक्टर लगाना है तो कैसे लगाओगे? आप देखो कैसे लगाओगे, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप वेक्टर कैसे बनाओगे? तो ये जो मैग्नेटिक लाइन है, अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ तो मैंने तो यही पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? डॉट और क्रॉस। क्रॉस माने डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर इनवर्ड, यही बताया था ना, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया। अगर ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो डायरेक्शन वहाँ जहाँ मैं मार्क किया हूँ वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के कैप हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा? तो डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? माइनस के कैप हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन आपको निकालने की इच्छा है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो बच्चों? अभी इसके अंदर का जो करंट एलिमेंट लोगे तो आइडियल होगा, और आइडियल में किसका प्रोडक्ट कर दोगे? क्रॉस कर दोगे, आइडियल क्रॉस आर हो जाएगा। और जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया उसे से आप डिवाइड कर दोगे, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको उस इंस्टेंट पे डायरेक्शन चाहिए, और सबसे अच्छा यही है कि जो आपको मैंने अभी बताया, क्या लगा हुआ है? क्रॉस। और अगर क्रॉस लगा हुआ है तो इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे जिस लोकेशन पे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे n बराबर क्या होगा? माइनस के, ये होगा। ये गलत हो गया और यहाँ पे ये वाला सही हो गया। नहीं समझ आ रहा? अगर यहाँ पे मैं पूछता तो डॉट आ जाता, डॉट माने आउटवर्ड आ जाता, आउटवर्ड आप लिख लेते। ऐसे आप यूनिट वेक्टर यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन था, वो कंप्लीट हो गया। और बच्चों, अब आप वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये बात चल रही थी। ये आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? आगे बढ़ा लें। अब हमारा टारगेट बस इतना था। मैग्नेटिक फील्ड 1/r पे डिपेंड करेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा वो क्रॉस से हम निकालते हैं और डॉट से निकालते हैं, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो जहाँ पे मैंने मार्क किया था वहाँ पे आप क्या बताओगे? इनवर्ड बताओगे। इसलिए अगर हम B को उसी लोकेशन पे वेक्टर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं μ0/4π 2i/r, और डायरेक्शन क्या होगा?
माइनस के का। समझ आया? ये आंसर हो गया। आगे बढ़ा दूंगा। अब इसका जो आपने अभी पढ़ा है, इसको ग्राफ बना दो। बिना ग्राफ के तो बेकार है ना, इसका ग्राफ बनाएंगे। मैं इसको शिफ्ट कर दूं बच्चों? ठीक, ग्राफ बना दो और इसके बाद फिर एक सवाल आप लगा दें तो ये काम ख़त्म हो जाए। देखो, हमें एग्ज़ाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, और उसके लिए एकदम शांत होके छोटे छोटे पॉइंट पे ज़रूर फोकस करो। ऐसे मन में सोचो कि अगर ये पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, अगर ये पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, और क्लास में बैठे हैं वो मेरे से डिस्कस कर लो, अगर ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो। और ये ऐसा वैसा तभी पूछ पाओगे जब रात भर सोओगे नहीं, पढ़ोगे तब, कि कुछ आपने PYQ देखा है, कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम लगी होगी पेपर में, तब उसी को क्लास में डिस्कस करना चाहिए। अब आप यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर यहाँ पे स्मॉल r है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसका यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी का मिला कि नहीं मिला? अभी तक मिला है। इसका इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनाइड, उसी का फील्ड क्या था? यूनिफॉर्म था। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये लीनियरली इंक्रीज करेगा और यहाँ तक आकर मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद फिर ये डिक्रीज करेगा और 1/r। तो बच्चों, ये कभी कभी आप लोगों से ग्राफ ही पूछ लेता है। बस कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, बी मैक्सिमम कितना आएगा, कहाँ पे आएगा? वो सरफेस पे आएगा, और वो सरफेस पे जो आएगा उसकी वैल्यू होगी μ0/4π 2I/r। इसका रेडियस यहाँ पे बना लो, r लिख लो रेडियस, ये रेडियस r है। अब अगर ये पूछा जाए कि b का मिनिमम मान कहाँ पे है, तो b का मिनिमम मान b सेंटर पे है, और या तो b इन्फिनिटी पे है और वो 0 है। एक सवाल पेपर में पूछा हुआ है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मतलब फील्ड अंदर और बाहर, मतलब तार के अंदर, मतलब सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर, क्या फील्ड बराबर हो सकता है? सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर क्या फील्ड बराबर हो सकता है? तो आपसे अगर ये पूछा गया कि वो फील्ड कितनी है जो या कहाँ कहाँ बराबर हो सकती है, तो बच्चों ये कहाँ कहाँ बराबर हो सकती है? वो कई जगह बराबर हो सकती है। आप ये देखिए, यहाँ बोर्ड पे देखिए, एक ऐसा पॉइंट है, देखो ये थोड़ा मेरी बात समझ के फिर समझना कि मैं क्या पूछना चाह रहा था आपसे। देखो यहाँ पे एक ही फील्ड है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम के अलावा किसी भी पॉइंट पर सेम फील्ड दो जगह है कि नहीं है? अदर दैन सरफेस सेम मैग्नेटिक फील्ड, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड इज एट टू डिफरेंट सिचुएशन, टू डिफरेंट पोजिशन, वन इज इनसाइड अनदर इज आउटसाइड। अंदर और बाहर दो जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब अगर ये कहा जाए कि फाइंड पोजीशन at which magnetic field is 50% of its maximum value, और ये चित्र बना हुआ है,
ध्यान देना, मैं क्या बोला, ये चित्र बना हुआ है या ये सवाल लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैविंग करंट आई, ये दिया रहेगा और उसमें लिखेगा कि पोजीशन एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको यहाँ पे पोजीशन पता करना। अब बच्चों पोजीशन पता करेंगे, इस सवाल का आंसर निकालेंगे और इस सवाल का आंसर हम लिखेंगे और आप हमें डायरेक्शन देंगे आप लोग। चलो बताओ, तो पोजीशन कितने होंगे, एक पोजीशन होंगे कि दो पोजीशन होंगे? दो पोजीशन होंगे, एक अंदर होगा और एक बाहर होगा, दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आर लेस देन आर, एक आर लेस देन आर होगा और एक आर ग्रेटर देन आर होगा, यही बात है ना, आर लेस देन आर और आर ग्रेटर देन आर होगा। अब अगर आर लेस देन आर की मैं बात करूं तो बच्चों आपके पास फार्मूला है बी इन साइड बराबर म्यू नॉट बाई, फार्मूला पढ़ लो, एक बार पढ़ के सुना दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, हाँ 2i था, शाबाश, कापी मत देख के बताना, 2i अपान आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ये था। और ये बी इन साइड क्या लिखा हुआ है, दिस इज द 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब हुआ 50% माने 1/2, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हुआ सरफेस वाला फील्ड, और सरफेस वाला फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2i अपान आर, कैपिटल आर, और बच्चों ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2i अपान आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो कैंसिल हो जा रही हैं, डायरेक्ट कैंसिल हो जा रही हैं, और हमें ये पता चल जा रहा है कि स्मॉल आर इक्वल टू r/2 होगा। अब मैंने इतना टाइम लगाया, देखो यही आ रहा कि बदल गया, यही आ रहा होगा, इतना मैंने टाइम लगाया। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको ये तुरंत बोलना चाहिए था सर इन साइड, ऐसे बोलते हैं कि सर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, लीनियर है, तो अगर मैक्सिमम आर पे है तो आधा r/2 पे होगा, हाँ 1/4 r/4 पे होगा, 1/8 r/8 पे होगा, 1/16 करेगा तो r/16 पे होगा। तो जहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था वहाँ पे मेरे को क्या इतना करने की ज़रूरत थी, और मैं सवाल लगाए जा रहा हूँ और आप बैठ के देखे जा रहे हैं। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, आपका दिमाग तेज दिमाग होता है बच्चों, इंटेलिजेंट हैं आप, आपके मन में ये पहले आना चाहिए था कि अंदर, तो अंदर दिमाग में आना चाहिए था कि लीनियरली इंक्रीज करेगा, और अगर लीनियरली इंक्रीज करेगा तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा।